क्या ग्लेन मैक्सवेल की पारी ओडीआई इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी थी? एक आम इंसान के लिए, अगर उसे ऑफ स्टंप के बाहर एक हाफ वॉली मिले और वो अपने पैरों को स्विच करके एक सीम बॉलर को रिवर्स स्वीप करके छक्का मारे, तो शायद यही उस दिन की सबसे अविश्वसनीय चीज होगी। और ग्लेन मैक्सवेल का ये शॉट वाकई कमाल का था। लेकिन उनकी पारी के अंत में जो हुआ, उसकी तुलना में ये शॉट तो बस मामूली सा लगने लगा। जब ये सब हो रहा था, लोग सोच रहे थे कि ये पारी कितनी जबरदस्त थी। पैट कमिंस ने कहा, हाँ मुझे लगता है ये ओडीआई की सबसे बेहतरीन पारी है। मेरे ख्याल से मैंने कभी इससे बेहतर कुछ नहीं देखा। शायद ये अब तक की सबसे महान ओडीआई पारी है। रीसेंसी बायस और इस बात का असर कि वो दूसरे तरफ खड़े होकर दुनिया के सबसे महंगे चीयरलीडर जैसे लग रहे थे, शायद ये वजह है कि उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन वो अकेले नहीं है। तो सवाल जो हमारे ख्याल से पूछा जाना चाहिए वो ये है, क्या ये किसी मिडिल ऑर्डर बैटर की अब तक की सबसे बेहतरीन पारी है? क्या ये किसी ऑस्ट्रेलियन की सबसे बेहतरीन पारी है? क्या ये वर्ल्ड कप में खेली गई सबसे शानदार पारी है? और शायद सबसे अहम, क्या ये वनडे क्रिकेट में अब तक की सबसे बेहतरीन पारी है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये मैच कैसे सेटअप हुआ, क्योंकि मैक्सवेल ने जो किया वो पागलपन था। लेकिन इसकी शुरुआत उससे काफी पहले हो चुकी थी। असल में इस गेम के ऐतिहासिक मायने मैक्सवेल के क्रीज पर आने से पहले ही तय हो चुके थे। इसकी वजह थी इब्राहिम जादरान की शानदार एंकर पारी, जिसमें उन्होंने पूरे 50 ओवर तक बल्लेबाजी की, मतलब ही कैरीड हिज बैट। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप में पहला शतक था। एक ऐसी टीम जो अपनी बॉलिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने इस 3 फिगर एफर्ट के साथ अपने मैचुरेशन की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ाया। इसके अलावा यह भी कहना जरूरी है कि उनके अलावा कोई और बल्लेबाज 30 रन भी नहीं बना पाया। तो अफगानिस्तान का 291 का स्कोर लगभग पूरी तरह उनकी पारी पर निर्भर था। इसका मतलब यह है कि बिग थ्री नेशंस के खिलाफ उनके सबसे बड़े स्कोर्स सभी इस वर्ल्ड कप में आए। उन्होंने तीनों मैचों में 300 के करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसे पार नहीं कर पाए। और फिर भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा स्कोर डिफेंड किया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। उन्होंने अपना डिफेंस सिर्फ एक फ्रंटलाइन सीमर नवीन उल हक के साथ शुरू किया। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि नवीन ने नई गेंद से वो सब कुछ किया जिसकी टीम को जरूरत थी, जिसमें ट्रैविस हेड को आउट करने वाला ये शानदार गेंदबाजी लम्हा भी शामिल है। लेकिन उनके दूसरे सीमर, जो एक बैटिंग ऑलराउंडर है, अशमतुल्लाह उमरजई ने डेविड वार्नर को एक ऐसी शानदार गेंद पर आउट किया जिसे द रेवरेंड ने बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया। तो इन दोनों ने मिलकर शुरुआती 4 विकेट चटका दिए। अकेले पेसमैन और उनके सिक्स्थ बॉलिंग मेट के लिए प्रदर्शन बुरा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से मुश्किल में थी। अफगानिस्तान के पास ज्यादा पेस ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि उन्होंने टीम में एक्स्ट्रा स्पिनर शामिल किए थे और इससे भी उन्हें विकेट्स मिले। मार्कस स्टोइनिस ने रिवर्स स्वीप खेला, जो वो आमतौर पर कभी नहीं करते। तो ये थोड़ा अजीब चॉइस था। एक और विकेट स्पिन के खिलाफ गिरा, जब मिचेल स्टार्क ने कॉट बिहाइंड के लिए रिव्यू लेना सही नहीं समझा। मानस रनआउट हो गए, क्योंकि उन्होंने मैक्सवेल की कॉल पर रिएक्शन देने में काफी देर कर दी। और जब स्टार्क भी पवेलियन लौट गए, तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 91 पर 7 था। अब अगर किसी भी विन प्रिडिक्टर को देख लें, तो यकीनन ज्यादातर यही कह रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के पास इस मैच को जीतने का नेग्लिजिबल मौका था। असल में ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 बल्लेबाजों के ओडीआई में बनाए गए टॉप स्कोर्स को भी जोड़ लें, तो भी उस 201 रन के आधे तक नहीं पहुंचते जो ऑस्ट्रेलिया को 31.3 ओवर में चाहिए थे। उनके पास सिर्फ एक ही एडवांटेज था, वो तेजी से रन बना रहे थे और मैक्सवेल पहले से ही 22 रन पर खेल रहे थे। लेकिन उनकी पारी तो लगभग शुरू ही नहीं हुई थी। मैक्सवेल उस समय क्रीज पर आए थे जब उमरजई हैट्रिक पर थे और पहली ही गेंद पर अफगानिस्तान को लगा कि उन्होंने मैक्सवेल को आउट कर दिया। लेकिन वो बल्ला था, पैड नहीं। और ये तो बस उनकी कई नियर मिसेस में से एक था। मैक्सवेल ने स्लॉग स्वीप मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊपर चली गई। अफरा तफरी में कोई अफगान खिलाड़ी उसे सही तरीके से पकड़ नहीं पाया। फिर मैक्सवेल ने एक और गलती कर दी। इस बार सीधा गेंद मुजीब के पास गई, जो शायद दुनिया के सबसे ऑर्डिनरी फील्डर्स में से एक हैं। और जैसी उम्मीद थी, उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग पर एक आसान कैच छोड़ दिया। उसी ओवर में मैक्सवेल को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया। रिप्ले देखने के बाद मैक्सवेल खुद चलने लगे, लेकिन किसी तरह गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल रही थी और हॉकाई ने उन्हें बचा लिया।
ऐसा लगता है कि इन सारे मौके और लेट ऑफ्स के बाद मैक्सवेल ने सोचा, चलो अब सब कुछ दांव पर लगा दो। काफी देर तक मैक्सवेल ने अपनी पारी को एक तरह से नॉर्मल तरीके से खेला। हालांकि ये नॉर्मल दूसरे बल्लेबाजों के लिए नहीं, बल्कि मैक्सवेल के स्टैंडर्ड के हिसाब से था। ऐसी पारी में उन्हें एक तरह से फ्री पास मिल जाता है। टीम वैसे भी हार सकती है, तो उनके पास अपना नेचुरल गेम खेलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। स्विंग थ्रू द लाइन, चांसेस लेना और लगभग अकेले ही रन बनाना, ये उनके लिए परफेक्ट सिचुएशन थी। दूसरी तरफ पैट कमिंस से उन्हें मॉरल सपोर्ट तो मिला, लेकिन और कुछ खास नहीं। कमिंस का सबसे बेहतरीन स्कोरिंग शॉट वो था जब उन्होंने गेंद को मिस किया और वो 4-22 के लिए चली गई। असल में क्रिकइन्फो के मैच इंपैक्ट स्टैट्स के मुताबिक सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कमिंस का इस गेम पर असर नेगेटिव था। हालांकि ये कहना भी जरूरी है कि ये मैट्रिक्स ऐसे खिलाड़ी के लिए सटीक नहीं होते जो एक ओडीआई गेम में अपने पार्टनर को स्ट्राइक देने के लिए ब्लॉक करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमिंस ने कुछ खास नहीं किया। यह उनकी अब तक की सबसे लंबी पारी थी, और वो भी सबसे बड़े अंतर से। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस पारी के लिए कमिंस ने कितनी मेहनत की? उनकी स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 7 पॉइंट्स गिर गई, और फिर वो शायद और रन बना सकते थे अगर मैक्सवेल अपनी पारी के अंत में दौड़ने या यहां तक कि चलने की हालत में होते। कुछ अद्भुत आंकड़े भी है। ये 7वें विकेट के लिए वनडे इतिहास की 5वीं सबसे बड़ी साझेदारी थी, और वर्ल्ड कप में तो ये सबसे बड़ी साझेदारी थी। ये सुनने में भले ही इतना खास ना लगे, लेकिन ये हमें आपको कुछ और दिखाने का मौका देता है। पैट कमिंस ने इस साझेदारी में सिर्फ 12 रन बनाए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने 179 रन। ये साझेदारी कम बल्कि ऐसा ज्यादा लग रही थी जैसे एक इंसान सारा काम कर रहा हो और दूसरा बस सुपरवाइज कर रहा हो। और मैक्सवेल ने वाकई में मेहनत की। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए। कपिल देव के 40 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मैक्सवेल ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले 11वें खिलाड़ी बने। और यहां से बात और दिलचस्प हो जाती है। ये डबल सेंचुरी सिर्फ इसलिए खास नहीं थी कि ये रिकॉर्ड तोड़ा गया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि अब तक की ये सबसे बड़ी पारी थी जो ओपनिंग के अलावा किसी और पोजीशन से खेली गई हो। और ये पहली डबल सेंचुरी थी जो ओपनर्स के अलावा किसी और ने बनाई। ये बात कि ये पारी नंबर 6 से आई, ना कि नंबर 3 या 4 से, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये वनडे इतिहास में किसी भी खिलाड़ी का चेस करते हुए बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। और अगर आप चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं कि ये एक सफल चेस का हिस्सा था। सोचने वाली बात यह है कि दूसरी पारी में इससे बड़ा स्कोर किसी ने भी कभी नहीं बनाया, और ये अब तक का ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा स्कोर भी है। ये उस टीम का रिकॉर्ड है जिसने 5 वनडे वर्ल्ड कप जीते हैं, और ये वाकई में कमाल की बात है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पारी उस खिलाड़ी की थी जिसे ऑस्ट्रेलिया ने सालों तक अपने तरीके का खिलाड़ी बनाने के लिए बदलने की कोशिश की। यह इसे और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देता है। अब वर्ल्ड कप में 500 रन बनाने वाले सभी खिलाड़ियों को देखें, और हमने मैक्सवेल के लिए 2 डॉट्स लगाए हैं। हरे वाले डॉट का मतलब है मैक्सवेल का प्रदर्शन इस पारी से पहले, जब उनका औसत 40 और स्ट्राइक रेट 162 था। वहीं नीला डॉट उनके इस पारी के बाद के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। अगर आंकड़ों को साइड भी करें तो वर्ल्ड कप के बाहर उनके करियर में सिर्फ 1 शतक है, लेकिन वर्ल्ड कप में अब उनके नाम 3 शतक हो गए हैं। ऐसा लगता है कि द बिग शो को बड़े मंच पर खेलना पसंद है, और यहां उन्होंने वाकई एक बिग शो दिया। मुंबई की उस उमस भरी गर्मी में इतने लंबे समय तक खेलने के बाद उनका शरीर जवाब देने लगा। हाल ही में जो आदमी एक गोल्फ कार्ट पर ठीक से नहीं बैठ सकता था, वो अब एक छोटे बालों वाले ट्रोल जैसा लग रहा था जिसे आग में फेंक दिया गया हो। 2023 वर्ल्ड कप में हमने कई बार खिलाड़ियों को क्रैम्प से जूझते हुए देखा, और हाँ, क्रैम्प के साथ बल्लेबाजी करना संभव है। लेकिन यहाँ फर्क ये था कि अगर मैक्सवेल रन नहीं बनाते तो खेल वही खत्म हो जाता, ऑस्ट्रेलिया हार जाती, उनके अलावा और कोई नहीं बचा था। और इसीलिए उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन उन्होंने बिना दौड़े रन बनाने का रास्ता चुना। इसका मतलब था कि एक समय पर जब ऑस्ट्रेलिया को रन चाहिए थे, वो नहीं बना पा रहे थे। अगर उनकी पारी के पहले हिस्से में उन्होंने ड्रॉप्ड कैच और सिचुएशन का फायदा उठाकर खुलकर अटैक किया, तो उनकी पारी का दूसरा हिस्सा पूरी तरह से अलग था। उन्हें अपनी बल्लेबाजी का तरीका बदलना पड़ा। इस हिस्से में उन्होंने बल्लेबाजी एक तरह की अग्रेसिव फ्रीडम के साथ की। हालांकि फ्रीडम शायद सही शब्द नहीं है इसे बयां करने के लिए, क्योंकि वो अपनी बैटिंग पोजीशन में इस तरह से फंसे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर वही रोका हो। वो एक जगह फिक्स होकर गेंद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। देखिए उनके पैर,
ये पोजीशन उन्हें इतनी ताकत से शॉट मारने की परमिशन नहीं देती, और फिर भी वो गेंद को बैरी बॉन्ड्स की तरह मार रहे थे। ये सामान्य चीज नहीं है, लेकिन ये पारी भी तो सामान्य नहीं थी। शुरू में पूछा गया सवाल बहुत सीधा था, क्या ये ओडीआई इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी है? लेकिन जब आप अभी भी रीसेंसी बायस के इन्फ्लुएंस में हैं, तो इसका जवाब कैसे देंगे? चलो इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बेहतरीन सेंचुरीज की लिस्ट है, और उसमें से काफी ओडीआईस की भी है। सबसे मुश्किल तुलना शायद वर्ल्ड कप फाइनल्स की पारियों की है। आपके पास कॉलिस किंग और क्लाइव लॉयड की पारियां हैं, और बेन स्टोक्स, रिकी पॉन्टिंग, अरविंद डिसिल्वा और एडम गिलक्रिस्ट ने भी वर्ल्ड कप फाइनल्स में ऐसी पारियां खेली हैं जिन्हें ऑल टाइम बेस्ट कहा जा सकता है। और हमें नहीं पता कि आप एक वर्ल्ड कप फाइनल्स की पारी को एक नॉर्मल पारी से कैसे तोलेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप्स में और क्या क्या हुआ? एबी डिविलियर्स ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक अविश्वसनीय पारी खेली, और मार्टिन गप्टिल ने इसी टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर बनाया। ये दोनों पारियां बेहतरीन थी, लेकिन हमें नहीं लगता कि इनमें से कोई मैक्सवेल की इस पारी से ऊपर जाती है। तो अब बात आती है वर्ल्ड कप में उन दो पारियों की जो मैक्सवेल की पारी से सबसे ज्यादा मिलती जुलती हैं। पहली कपिल देव की पारी, जिसमें उन्होंने 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तब रन बनाए जब भारत का स्कोर 17 पर 5 था। दूसरी केविन ओब्रायन की पारी, जिसमें उन्होंने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ बिना अपने टॉप ऑर्डर की मदद से मैच जिताया। इन दोनों को फिलहाल थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। वर्ल्ड कप के बाहर की पारियों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का पहला डबल सेंचुरी बनाना, जो क्रिकेट के 4 मिनट माइल को तोड़ने जैसा था, जरूर काबिले तारीफ है। लेकिन शायद ये बाकी कुछ पारियों के स्तर तक नहीं पहुंचती। हर्षल गिब्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड गेम पारी ने क्रिकेट को देखने का नजरिया ही बदल दिया था, और सनत जयसूर्या की 189 रन की पारी भी बेहद खास थी। लेकिन हमें लगता है कि वर्ल्ड कप के बाहर की एक और पारी का जिक्र करना जरूरी है। 1984 में विवियन रिचर्ड्स ने इंग्लैंड के खिलाफ तब बल्लेबाजी शुरू की जब वेस्ट इंडीज का स्कोर 11 पर 2 था। उन्होंने अपनी टीम को 110 पर 7 और फिर 166 पर 9 विकेट खोते देखा। लेकिन वेस्ट इंडीज ने 272 रन बनाए, जिसमें से रिचर्ड्स ने 170 गेंदों में 189 रन बनाए। 1984 के समय में ये आंकड़ा इनक्रेडिबल लगता था, और इसलिए अभी के लिए हमें लगता है कि वनडे क्रिकेट की 4 सबसे बेहतरीन पारियां कपिल देव, केविन ओब्रायन, विव रिचर्ड्स और ग्लेन मैक्सवेल की इस पारी को मानना चाहिए। यहाँ पर कुछ अहम फर्कों को समझना भी जरूरी है। कपिल देव चेज नहीं कर रहे थे, केविन ओब्रायन ने उतने शुरुआती विकेट नहीं गंवाए जितने मैक्सवेल ने गंवाए, और विव रिचर्ड्स पहली पारी में बल्लेबाजी कर रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि इनमें से किसी ने भी अपनी पारी क्रैम्प के साथ या बिना दौड़े नहीं खेली। मैक्सवेल चोटिल थे, दौड़ नहीं सकते थे, और उन्हें एक ब्लॉकिंग टेल एंडर के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ी, वो भी वर्ल्ड कप के 2 सबसे इकोनॉमिकल बॉलर्स के खिलाफ। और ये एक डबल सेंचुरी थी, वो भी नंबर 6 पोजीशन से, 157 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब किसी भी बड़े ओडीआई स्कोर में कुछ ना कुछ कैवियट्स होते ही है, और यहाँ अफगानिस्तान ने बड़ी गलती कर दी। उन्होंने मैक्सवेल के कैच छोड़े, एक अनलकी डीआरएस का फायदा नहीं उठा पाए, और शायद एक सीम बॉलर कम लेकर मैदान पर उतरे, वो भी एक बेहद फ्लैट विकेट पर। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आप बाकी 3 पारियों के लिए भी ऐसा ही कुछ दावा कर सकते हैं। तो क्या ये ओडीआई इतिहास की सबसे महान पारी है? हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि ये पारी उस प्रोफाइल में पूरी तरह से फिट होती है जिसे हम अब तक की सबसे बेहतरीन पारी कह सकते हैं। टीम मुश्किल में है, सारे रन अकेले बनाए, चोटिल हैं, फिर भी गेम जीत लिया। मैक्सवेल की हर पारी सबके लिए कुछ ना कुछ अलग रिप्रेजेंट करती है, और अपने आखिरी ओवर में जब वो अब भी क्रीज पर डिस्कम्फर्ट में थे, उन्होंने हमें एक डबल सेंचुरी और ऑस्ट्रेलिया को जीत के रन दिए। वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी बॉडी सिकुड़ चुकी हो और वो सुपर ग्लू से क्रीज पर चिपक गए हों। हमने आपको ये फैसला करने के लिए सभी तर्क दे दिए हैं, और क्या ये ओडीआई की सबसे बेहतरीन पारी है या नहीं, अब ये फैसला आपका है। लेकिन एक बात पर हम सभी सहमत हो सकते हैं, ये पारी किसी आम इंसान की नहीं थी।